नमस्कार साथियों। आधुनिक भारत की इस नई कक्षा में फिर से स्वागत है आपका। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अर्थात आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को जो हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन्हीं धार्मिक आंदोलन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, या फिर वो संस्थाएं या वो संगठन जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए स्थापित किए गए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। किसके द्वारा स्थापित किए गए, कब स्थापित किए गए, क्या उनके मूलभूत उद्देश्य और कार्य थे, और ऐसे ही अन्य जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको आज हम यहाँ पर शामिल करेंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, इससे मेरा मनोबल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। इसके बारे में बात की जाए, सबसे पहले मैं ये पढ़ाने से पहले कुछ आपको पुराना जो पढ़ा है हमने उसको रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ। 3-4 प्रश्न मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ। आपको अगर उनके आंसर सूझ रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी ठीक है। अगर नहीं सूझ रहे हैं तो आपको रिवीजन की आवश्यकता है, आप जरूर से उन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी उसी में से अगर मैं आपको कुछ पूछूं तो मुझे ये बताइए, जो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया गया था, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, वो किसके द्वारा बनाया गया था, मुझे आपको बताना है। अगर नहीं आता है तो किताब पलटिए, मतलब अपने नोट्स देखिए, ताकि आपको उससे जल्दी पिन पॉइंट हो जाएगा। और जिसको आता है वो कमेंट में जरूर लिखें। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की, ये लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न है, जो सत्यप्रकाश नामक एक संस्था बनाई गई थी, सत्यप्रकाश नामक एक संस्था बनाई गई थी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी, ये भी आपको बताना है। और जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी ना, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और कब की, किसने की और कब की। और अंतिम प्रश्न है, जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बनी थी, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस या अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस कहते हैं हम जिसे, उसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। ये 4 प्रश्न हैं। आप इन्हें अगर नहीं आते हैं तो पुराने अपने नोट्स को खंगालिएगा, उनसे आपको अवश्य मतलब जल्दी याद हो जाएगा। और आती है, अगर इनके आंसर्स आते हैं तो आपको जरूर से कमेंट में लिखना है ताकि अन्य लोग भी इसे पढ़ सकें। ठीक है, तो आज हम प्रारंभ करते हैं राजा राम मोहन राय वो उनके ब्रह्म समाज के बारे में। इसको पढ़ने की कोशिश करें तो जैसे कि हमने राजा राम मोहन राय जी को पढ़ा, इन्होंने पिछली क्लास में पढ़ा कि इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास किए थे, और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को मतलब उन्मूलित कर दिया गया था कानून के द्वारा। ठीक है, तो आज हम इनके अन्य धार्मिक सुधारों के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम एक पुस्तक लिखी थी जिससे एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट कहते हैं इसे, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक एक पुस्तक लिखी, एकेश्वरवादियों को उपहार नामक। इन्होंने आत्मीय सभा नामक एक संस्था की स्थापना की, कब, 1814 में कोलकाता में। क्या, आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में कलकत्ता में की। एक अन्य पुस्तक इन्होंने लिखी वो है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इन्होंने जो ओल्ड टेस्टामेंट है ना, उसमें जो भी मतलब ये चमत्कार जैसी वाली घटनाएं थी उनको दूर करने की कोशिश की, और इसलिए ईसाई धर्म में सुधार के भी इन्होंने, मतलब ऐसा है कि राजा राम मोहन राय ने केवल हिंदू धर्म में नहीं अपितु ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सभी धर्मों में जो भी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस थी उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। तो इन्होंने लिखी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, और इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में हम इनका गिनते हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसे जब ये स्टार्ट में प्रारंभ हुआ तो इसे ब्रह्म सभा कहते थे, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज हुआ। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। कब, 1828 में की। ब्रह्म समाज का मूलभूत उद्देश्य ये था कि मतलब समाज में जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेज हैं उन्हें दूर करेंगे, और इसका जो सिद्धांत था वो ये था कि हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, ये एक ईश्वर में विश्वास करता था और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था। अब इसी ब्रह्म समाज के विरुद्ध एक अन्य संगठन बना जिसे धर्म सभा कहते हैं, जो राधाकांत देव ने प्रारंभ किया था। यानी जैसे ब्रह्म समाज ने सती प्रथा उन्मूलन के प्रयास किए, तो जो धर्म सभा बनी थी वो इस सती प्रथा को बनाए रखना चाहती थी, तो उसकी स्थापना की थी राधाकांत देव ने। तो ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज के अपोजिट में या उसने जो भी प्रावधान लागू किए उसके विरुद्ध कौन सी संस्था बनी, तो धर्म सभा नामक संस्था बनी राधाकांत देव ने। तो ब्रह्म समाज या सभा 1828 में, मूर्ति पूजा नहीं कहती है ये, और इसके विरुद्ध धर्म सभा का गठन हुआ। और राजा राम मोहन राय ने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। इन्होंने बांग्ला व्याकरण की भी रचना की, जो बांग्ला में व्याकरण है ना उसकी रचना भी की राजा राम मोहन राय ने। इन्हीं राजा राम मोहन राय को हम भारतीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं। भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। क्यों, क्योंकि इनके कुछ खास पत्र हैं। देखिए, एक तो संवाद कौमुदी है जो बांग्ला में लिखा था इन्होंने, एक मिरात उल अखबार है जो फारसी में लिखा था। भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने संवाद कौमुदी लिखी बांग्ला में, मिरात उल अखबार लिखी फारसी में। ठीक है,
और फिर क्या हुआ, फिर जैसे जैसे आगे बढ़े इस ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया, ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। जो नया ब्रह्म समाज बना उसे साधारण ब्रह्म समाज कहते हैं, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। और जो पुराना ब्रह्म समाज था उसे आदि ब्रह्म समाज कहते हैं, जिसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। याद रहेगा आपको, ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हुआ। आदि ब्रह्म समाज जो पुराना वाला था उसे देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, और जो साधारण ब्रह्म समाज था उसे केशव चंद्र सेन द्वारा। तो हमने ब्रह्म समाज की सारी कहानी पढ़ी। अब हम देखते हैं अन्य कुछ संगठन जो धार्मिक सुधार के लिए आए थे। एक है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी, 1867 में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग हैं उनके द्वारा की गई थी। दरअसल पहले बॉम्बे में एक परमहंस सभा हुआ करती थी 1849 के दौरान। उसी का परिवर्धित या संशोधित रूप कहें तो वो प्रार्थना समाज है। यानी अगर कभी पूछा गया कि प्रार्थना समाज से पूर्ववत कौन सी संस्था थी तो वो परमहंस सभा थी। परमहंस सभा से ही प्रार्थना समाज बना है। तो प्रार्थना समाज बॉम्बे में 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने, और परमहंस सभा से यह बनी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन ये कहाँ हुआ था, बंगाल वाले एरिया में, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा जो फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे, इनका नाम था हेरियन विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो थे, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया। यानी बंगाल के जो विद्यार्थी थे, मतलब जो स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे, उन्हें उद्बोधित करने के लिए और उनके सहारे समाज में उद्बोधन के लिए इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। और इन्होंने इसके लिए एक ईस्ट इंडिया नामक पत्रिका प्रारंभ की थी। ईस्ट इंडिया नामक पत्रिका। तो दो चीज़ें याद रहेंगी, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, और ईस्ट इंडिया पत्रिका। फिर आती हैं परमहंस मंडलियाँ, जो मैंने ऊपर बताया ना, प्रार्थना समाज जिससे बना है वो यही है। परमहंस मंडलियाँ ये महाराष्ट्र में 1849 में बनी थी। परमहंस मंडलियाँ महाराष्ट्र में 1849 में बनी थी। फिर एक नाम आता है हमें गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख के दो तथ्य याद रखने हैं आप। इन्हें लोकहितवादी की उपाधि दी गई। कभी पूछा गया कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। और इन्होंने एक हितेचु नामक पत्रिका प्रारंभ की थी। तो दो तथ्य, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं और एक हितेचु नामक पत्रिका इन्होंने प्रारंभ की थी। अब अगला है हमारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापित हुई और गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगली संस्था है हमारी सोशल। अब ये जो मैं इतने करा रहा हूँ क्या सीधे याद हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, तभी तो 2-3 बार आपको सुनना पड़ेगा। पहले जब मैं करा रहा हूँ इसे सुनिए, फिर लिखिए, फिर जब तीसरी बार याद करेंगे तब तक तकरीबन 60-70% तो आपको याद हो चुका होगा। फिर अगर आप 1-2 रिवीजन और करते हैं तो संपूर्ण रूप से आपके दिमाग में रह जाएगा। लेकिन यही होता है, लगातार रिवीजन की आवश्यकता तो होती है। अगर आप इसे 10-12 दिन तक नहीं देखेंगे फिर ये दिमाग से स्किप होने ही लगेगा। इसलिए लगातार रिवीजन, और अगर आपको एक बार याद हो तो रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है, 5-5, 10-10 मिनट में ये रिवीजन हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको जो चीज़ याद है 2-3 मिनट निकाल कर या 5-10 मिनट निकाल कर उसे जरूर से पन्ने पलट दीजिए, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आए कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, दिमाग से वो स्लिप ना हो मतलब। ठीक है, तो ठीक है। अन्य जो संस्था है वो है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग, इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना की थी नारायण मल्हार जोशी ने। अब यहाँ इसे कहीं पर NM जोशी लिखा हो तो ये N मतलब नारायण, M मतलब मल्हार, तो NM जोशी लिखा भी आ सकता है और नारायण मल्हार जोशी भी लिखा आ सकता है। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने बॉम्बे में की थी। इन्हीं नारायण मल्हार जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1920 में। अब यही होता है फिर इंटरलिंकिंग। जब आप नारायण मल्हार जोशी को पढ़ रहे हैं तो इनके जो अन्य तथ्य हैं वो भी मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। अब ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसे कभी कभी एटक लिखा आ जा सकता है, कभी कभी तो इंग्लिश में ऐसा लिखा आएगा, कभी कभी ऐसा भी लिखा सकता है एटक। तो कंफ्यूज ना हो ये क्या है करके, ये है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1920 में की थी, नारायण मल्हार जोशी ने ही की थी। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन, जैसे कि हमें पता है रामकृष्ण परमहंस कौन थे? जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके गुरु थे। तो उन्हीं के नाम पर एक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया था स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण संस्था आती है हमारी आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज की जो सभी तथ्य हैं वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, बॉम्बे में हुई थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में की थी। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। पहले तो बॉम्बे में स्थापना की गई, बाद में मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित किया गया। स्वामी दयानंद जी ने सत्य प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। इन्हीं ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और शुद्धि आंदोलन चलाया था हिंदू धर्म में सुधार के लिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से 4 तथ्य याद रखिए। एक तो आर्य समाज की स्थापना, सत्य प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, वेदों की ओर लौटो नामक नारा दिया था इन्होंने, और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने ही चलाया था। तो ठीक है, ये सभी तथ्य हैं दयानंद सरस्वती जी से जुड़े हुए। अब आगे हुआ क्या, जैसे हमने ऊपर देखा कि ब्रह्म समाज में विचारधाराओं का बंटवारा हो गया, क्योंकि ऐसा होता है किसी भी ग्रुप में कि एक समय तक वो स्थिर रहता है, लेकिन बाद में उसमें अगर जब नए विचार आने लगते हैं तो उसमें कुछ होते हैं जो उन विचारों के विरुद्ध असहमत होते हैं, मतलब तो उनमें 2 धाराएं बट जाती हैं। जैसे हमने ब्रह्म समाज में देखा, जो केशव चंद्र सेन थे वो ब्रह्म समाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते थे, इसलिए, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे वो जो ब्रह्म समाज है उसको भारत के भीतर तक ही रखना चाहते, मतलब केशव चंद्र सेन उसे और अधिक मॉडर्न बनाना चाहते थे। इसीलिए उन दोनों की विचारधाराओं में अंतर हुआ, तो आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आए। इसी प्रकार अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेस्ट का कल्चर इंडिया पे हावी हो रहा है अब, क्योंकि अभी अंग्रेज भारत में आ चुके हैं, तो वो अपने साथ जो वेस्ट का कल्चर है वो भी यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो उसी कल्चर से कुछ लोग प्रभावित हो जा रहे हैं, कुछ लोग उसे अच्छा कहते हैं, कुछ लोग उसे बुरा कहते हैं। तो इसी प्रकार हर जगह हमें 2-2 विचारधाराएं देखने को मिलेंगी अधिकांश जगह। तो ठीक है, तो आर्य समाज में भी अब क्या हुआ, विभाजन हो गया था आर्य समाज में। अब देखिए, आर्य समाज में जब विभाजन हुआ तो इसके 2 पक्ष उभरे। एक तो वो था जो मांसाहार के पक्ष में था, यानी जो कहता था कि हम मांसाहार वगैरह चीज़ें खा सकते हैं, हम जो वेस्टर्न कल्चर है उस पर ढल सकते हैं, कहता था। और एक था शाकाहार का पक्ष, नहीं, ये कहता था कि हम इंडियन कल्चर है जो उसी को फोकस करेंगे। अब जो मांसाहार वाला पक्ष था उसे कल्चर्ड पार्टी कहते हैं, कभी बन जाए, और जो शाकाहार पक्ष था वो गुरुकुल पद्धति कहते हैं। अगर कभी बने कि कल्चर्ड पार्टी और गुरुकुल पद्धति ये किसकी 2 शाखाएं के रूप में उभरी, तो आर्य समाज की 2 शाखाओं के रूप में उभरी। इस कल्चर्ड पार्टी के नेतृत्व करता थे महात्मा हंसराज, और गुरुकुल पद्धति जो है इसके नेतृत्व करता थे स्वामी श्रद्धानंद। क्या सीखा हमने, आर्य समाज था उसमें विचारधाराओं के आधार पर विभाजन हुआ, एक मांसाहार पक्ष बना, एक शाकाहार पक्ष बना। मांसाहार पक्ष को कल्चर्ड पार्टी कहते हैं, महात्मा हंसराज इसके नेता थे। शाकाहार पक्ष को गुरुकुल पद्धति के आधार पर आगे बढ़ी, इसे स्वामी श्रद्धानंद ने नेतृत्व दिया। ठीक है, अब इन्हीं ने अपने कुछ विद्यालय भी स्थापित किए। जैसे हम कल्चर्ड पार्टी के विद्यालय की बात की जाए तो इन्होंने, महात्मा हंसराज ने 1886 में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला लाहौर में। महात्मा हंसराज ने ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी 1886 में लाहौर में। इसी प्रकार स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की हरिद्वार में 1900 में। ये भी देखा हमने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1900 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये देखा हमने आर्य समाज में जो विभाजन हुआ, मांसाहार पक्ष कल्चर्ड पार्टी, शाकाहार पक्ष गुरुकुल पद्धति। कल्चर्ड पार्टी महात्मा हंसराज द्वारा और गुरुकुल पद्धति स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। महात्मा हंसराज ने 1886 में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी लाहौर में। स्वामी श्रद्धानंद ने 1900 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की हरिद्वार में। ठीक है, ये हमने आर्य समाज के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं सेवा सदन के बारे में। सेवा सदन की बात की जाए तो इसमें इसकी स्थापना की थी जीएम मालाबारी के द्वारा और दीवान दयाराम गिडूमल ने। दोनों याद रखने, सेवा सदन जीएम मालाबारी प्लस दीवान दयाराम गिडूमल ने। सेवा सदन कुछ मुख्य मुद्दों पर फोकस करता था। एक तो ये समाज में जो जातिगत भेदभाव है उसको दूर करेगा, समाज में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, बाल विवाह को नियंत्रण करना, और जो अन्य भी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेज हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाता था सेवा सदन। इसकी स्थापना 2 लोगों ने की, जीएम मालाबारी द्वारा और दीवान दयाराम गिडूमल द्वारा। और जैसे कि हमने कल पढ़ा था, जो बाल विवाह नियंत्रण है उसके कुछ एक्ट पढ़े थे ना, जैसे हमने नेटिव मैरिज एक्ट पढ़ा था 1872 में, फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट पढ़ा था 1891 में, फिर शारदा एक्ट पढ़ा था 1929 में। तो हमने कल पढ़ा था जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है यानी सम्मति आयु अधिनियम 1891 का, उसे जीएम मालाबारी जी ने ही प्रस्तुत किया था, कल पढ़ा था ना। तो वो सेवा सदन के ही सदस्य थे। तो सेवा सदन की बात की जाए, जीएम मालाबारी और दीवान दयाराम गिडूमल ने प्रारंभ किया था। इन्होंने, मालाबारी जी ने एज ऑफ कंसेंट यानी सम्मति आयु अधिनियम, ये क्यों है, बाल विवाह न होने के लिए, यानी विवाह की आयु थोड़ी बढ़ा दी गई थी इसमें, वो 1891 में इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण संस्था है देव समाज।
इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री। अब ये इतने ही याद रखना है आपको। देव समाज आएगा एग्जाम में, किसने स्थापना किया आएगा या फिर कब स्थापना किया आएगा। और कभी क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सी संस्था बनी, फिर कौन सी संस्था बनी, इसलिए इनके सन भी कुछ कुछ आपको याद होने चाहिए। तो देव समाज की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और अंतिम जो हमारा है वो है राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी आंदोलन, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। तुलसीराम, जिनका नाम था शिवदयाल साहब, उन्होंने की थी राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना। तो राधा स्वामी आंदोलन 1861 में हुई थी। तुलसीराम, जिन्हें शिवदयाल साहब कहा जाता है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ठीक है, हम एक बार इसका सभी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यह आपका दूसरा रिवीजन होगा जो मैं करा रहा हूँ। जब आप इसे लिखेंगे ये तीसरा रिवीजन होगा, फिर जब आप लिख के याद करेंगे चौथा रिवीजन। इतने तक तो याद हो ही जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिवीजन का अति महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए जो भी चीज़ें हैं अत्यधिक ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। कलकत्ता में 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी ईसाई धर्म में सुधार हेतु। ब्रह्म समाज, जो सभा कहते हैं ब्रह्म सभा, उसकी स्थापना की 1828 में। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का बहिष्कार करता है। इसके विरुद्ध, जो ब्रह्म समाज है उसके विरुद्ध एक धर्म सभा नामक संगठन बना, राधाकांत देव ने स्थापित किया। और क्या किया राम मोहन राय जी ने? वेदांत कॉलेज स्थापना की 1825 में। बांग्ला व्याकरण की रचना की। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाएं लिखी, जैसे संवाद कौमुदी लिखी बांग्ला में, मिरात उल अखबार लिखी फारसी में। फिर बाद में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। जो आदि ब्रह्म समाज था वो देवेंद्र नाथ टैगोर के विचारों वाला था, और जो साधारण ब्रह्म समाज था वो केशव चंद्र सेन के विचारों वाला था। फिर हमने देखा प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई, 1867 में हुई। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। यह परमहंस सभा थी जो महाराष्ट्र में, उन्हीं से बना हुआ रूप है। फिर हमने यंग बंगाल आंदोलन देखा। हेनरी विवियन डेरोजी ने किया था। इसने ईस्ट इंडिया नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। फिर हमने परमहंस मंडलियाँ देखी, महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित हुई थी। फिर गोपाल हरि देशमुख जी को देखा, जिनका उपनाम था लोकहितवादी, और इन्होंने हितेचु पत्रिका प्रारंभ की थी। फिर हमने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी देखा, 1905 में स्थापित हुई और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने प्रारंभ की थी। फिर हमने सोशल सर्विस लीग देखी, जो नारायण मल्हार जोशी जी ने बॉम्बे में प्रारंभ की थी। फिर हमने कहा कि यही नारायण मल्हार जोशी थे जिन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक की स्थापना की थी। चलो एक प्रश्न और पूछता हूं, अगर आप बता सकें कि एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे। एटक के पहले अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, कमेंट में लिखिएगा। फिर हमने देखा रामकृष्ण मिशन, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी। फिर हमने आर्य समाज देखा, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में की थी। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर गया। स्वामी दयानंद जी ने सत्यप्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी, वेदों की ओर लौटो नामक नारा भी दिया, और शुद्धि आंदोलन भी चलाया था हिंदू धर्म में सुधार के लिए। फिर हमने देखा जो आर्य समाज है उसका विभाजन हुआ। एक तो मांसाहार पक्ष बना और एक शाकाहार पक्ष बना। मांसाहार पक्ष को कल्चर्ड पार्टी कहते हैं और शाकाहार पक्ष को गुरुकुल पद्धति कहते हैं। कल्चर्ड पार्टी के नेता महात्मा हंसराज थे। इन्होंने 1886 में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी लाहौर में। और जो गुरुकुल पद्धति थी उसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद थे। इन्होंने 1900 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी हरिद्वार में। फिर हमने सेवा सदन देखा, जो GM मालाबारी जी और दीवान दयाराम गिडुमल ने प्रारंभ की थी। इन्हीं GM मालाबारी जी द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सम्मति आयु अधिनियम 1891 प्रस्तुत किया गया था। फिर हमने देव समाज के बारे में पढ़ा, इसकी स्थापना 1885 में शिव नारायण अग्निहोत्री जी द्वारा की गई थी। फिर हमने राधा स्वामी आंदोलन पढ़ा, जिसकी स्थापना 1861 में तुलसीराम, जिनका दूसरा नाम था शिव दयाल साहब, उनके द्वारा की गई थी। तो यह आज की क्लास थी। बेहद कम समय में मैं बहुत सारी चीज़ें कराने की कोशिश करता हूँ। इसी का एक अगला भाग आएगा धार्मिक सुधार आंदोलन का अगली वीडियो में। फिर उसके बाद हम कांग्रेस और उसके उत्थान, उसके प्रक्रम और उसके सभी जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर से अपना फीडबैक दीजिए। फीडबैक की मुझे आवश्यकता होती है, इसलिए मैं इतनी बार आपसे अनुरोध भी करता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको जो भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और क्लास कैसी लगी ये फीडबैक देना है, और जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे उनके भी आंसर्स आपको कमेंट में लिखने हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।